हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर। तो बच्चों इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर ये आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था वो फर्स्ट लेक्चर आपको देखना है, जिसमें मैंने आपको बताया था। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि किसी भी मोटर में यूनिफॉर्म रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कब बनेगा। इसके लिए दो कंडीशन थी कि जो हमारी वाइंडिंग ए और वाइंडिंग बी है, इनके कारण इनका जो फ्लक्स होगा वाइंडिंग ए और बी का, इनका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। और जो दोनों वाइंडिंग हैं इनके करंट या फ्लक्स के बीच एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यदि फ्रेंड दोनों वाइंडिंग अगर 90 डिग्री के एंगल पर रखी हुई है और जो इनका फ्लक्स या करंट है इनके बीच या तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है या फिर दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो उस केस में नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक होगा, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होगा। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं सब कुछ आज डिटेल में। देखिए जो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जो स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर होती है इसको हम रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर भी कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करें, देखिए यहाँ पे एक सिंगल केज रोटर होता है, जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा। यहाँ पे एक सिंगल केज रोटर है और यहाँ पे स्टेटर पे दो वाइंडिंग होती है। एक होती है मेन वाइंडिंग और एक होती है स्टार्टिंग या एक्सिलरी वाइंडिंग भी इसको हम बोलते हैं। इसमें दो वाइंडिंग क्यों होती है, क्योंकि आपने देखा था जब एक वाइंडिंग होती है तो वहाँ पे पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो कि एक बार इधर की डायरेक्शन में एक बार इधर की डायरेक्शन में बनता है। तो हमारी मोटर सेल्फ स्टार्ट हो ही नहीं पाती है, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दो वाइंडिंग लगा दी, एक मेन वाइंडिंग है और एक एक्सिलरी वाइंडिंग है। तो देखिए यहाँ पे अब जो मेन वाइंडिंग होती है, जो मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये 90 डिग्री के एंगल पर रखी हुई है। मतलब कि मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग, देखो ये मेन वाइंडिंग है, ये हमारी स्टार्टिंग या एक्सिलरी वाइंडिंग, इन दोनों के बीच का एंगल आप देख सकते हो यहाँ पे 90 डिग्री है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो जो मेन वाइंडिंग है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है और इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल बहुत ही हाई होता है। तो मतलब कि ये एक पेवर इंडक्टिव की तरह व्यवहार करेगी, पेवर इंडक्टिव सर्किट की तरह काम करेगी। तो पेवर इंडक्टर में क्या होता है कि जो हमारा करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करता है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो सप्लाई वोल्टेज है उससे जो हमारा मेन वाइंडिंग का करंट है IM वो 90 डिग्री से लेग करना चाहिए। ये आइडियल कंडीशन है, बट इसका रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ, इसलिए एग्जैक्ट 90 डिग्री लेग नहीं करेगा। और यहाँ पे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात करते हैं तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है और जो इसका रिएक्टेंस होता है वो लो होता है। मतलब कि ये एक पेवर रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करेगी जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। आइडियली प्रैक्टिकली तो मैं अभी बाद में बात करूँगा। तो इसका मतलब क्या है, पेवर रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जो सप्लाई का वोल्टेज है उसके सेम फेज में होना चाहिए करंट भी। तो इसका मतलब क्या है कि जो सप्लाई का वोल्टेज है उसके सेम फेज में होना चाहिए हमारे एक्सिलरी वाइंडिंग का करंट IA। तो देखिए यहाँ पे IA और B हमने सेम फेज में दिखा दिया। अगर ये पेवरली रजिस्टिव होती तो ऐसा होता, बट ये पेवरली रजिस्टिव नहीं है क्योंकि इसका कुछ ना कुछ रिएक्टेंस भी है इसका। अगर हमें पहचानना, मान लो कोई भी मोटर है हमारे पास कि मेन वाइंडिंग कौन सी है और स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी, तो हम रेजिस्टेंस से पहचान सकते हैं। क्योंकि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमारा सीलिंग फैन है उसमें भी अगर हमें पहचानना है तो हम दोनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। तो वहाँ पर जिस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो स्टार्टिंग वाइंडिंग हो जाएगी और जिसका कम होगा वो मेन वाइंडिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो हमारा, देखिए हमने ये सप्लाई वोल्टेज V बना दिया। अब जो हमारी मेन वाइंडिंग है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी है, पर रेजिस्टेंस बहुत कम है, मेनली इंडक्टेंस है इसका मतलब कि 90 डिग्री से थोड़ा कम एंगल से लेग करेगी। तो देखिए यहाँ पे हमने दिखा दिया IM जो मेन वाइंडिंग का करंट है सप्लाई वोल्टेज V से कुछ ना कुछ 90 डिग्री के लगभग एंगल से लेग कर रहा है। और हम बात करें एक्सिलरी वाइंडिंग की तो ये पेवरली रेजिस्टिव तो नहीं है, इसका कुछ ना कुछ रिएक्टेंस के कारण पेवरली सेम फेज में तो नहीं होगा, थोड़ा लेग करेगा क्योंकि इसका कुछ ना कुछ इंडक्टेंस भी। तो देखिए थोड़ा लेग कर गया। अब हमने क्या बोला था कि जो दोनों वाइंडिंग हैं उनके फ्लक्स का या उनके करंट के बीच एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये दो जो एक्सिलरी और मेन वाइंडिंग है इनके बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं है, जबकि यहाँ पे फाई है और फाई की वैल्यू 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पे लगभग कितनी होती है, 30 डिग्री होती है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो बन जाएगा इस एंगल से, बट यहाँ पे
क्योंकि एंगल 90 डिग्री नहीं है इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर यहाँ पे 90 डिग्री होता तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन जाता, बट यहाँ पे एंगल कितना है, लगभग 30 डिग्री है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो बन जाएगा, बट कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। और मैंने बता ही दिया था आपको पहले ही कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, बहुत कम होगा। और कितना होगा, 1.5 से 2 गुना होगा लगभग रेटेड टॉर्क का मोटर का। तो इस मोटर का एप्लीकेशन कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे कम स्टार्टिंग में कम टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पे हम स्लिप फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं। अगर हम इसका ग्राफ समझना चाहें, देखिए अब यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच या एक रिले भी लगी होती है यहाँ पे, जो क्या करती है, देखिए यहाँ पे जैसे ही मान लो नॉन यूनिफॉर्म स्टार्टिंग टॉर्क हो गया यहाँ पे, तो जैसे ही मान लो दोनों वाइंडिंग के साथ हमारी मोटर स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में एक्सिलरी और मेन दोनों वाइंडिंग प्रेजेंट होती है जब हमारी मोटर स्टार्ट होती है। और जैसे ही मोटर सिंक्रोनस स्पीड की लगभग 70% स्पीड पर पहुंचती है तो ये जो रिले स्विच है ये ओपन हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो स्टार्टिंग या एक्सिलरी वाइंडिंग है सर्किट से हट जाती है और केवल मेन वाइंडिंग इसमें लगी रहती है, जिससे हमारी एक बार मोटर स्टार्ट होगी उसके बाद रन होती रहेगी। देखिए यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे देखिए दिखाया भी गया है, जैसे कि 70% पहुँचती है मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड की, तो जो हमारा रिले स्विच है वो ओपन हो जाता है। और स्टार्टिंग में तो मेन और एक्सिलरी वाइंडिंग पैरेलल में लगी होती है, बट जैसे ही 70% स्पीड पर पहुंचती है सिंक्रोनस स्पीड की तो रिले स्विच ओपन हो जाता है और ये एक्सिलरी वाइंडिंग सर्किट से हट जाती है, केवल मेन वाइंडिंग सर्किट में लगी रहती है, मेन वाइंडिंग ही। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ भी दिखाया गया है कि यहाँ पे देखिए टॉर्क और स्पीड के बीच ग्राफ बनाया गया है। स्टार्टिंग में देखिए टॉर्क कम है इस मोटर का थोड़ा, तो यहाँ पे देखिए मोटर की स्पीड बढ़ने लगती है, जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड की लगभग 70% स्पीड पहुँचती है जो हमारा स्विच है ओपन हो जाता है, जिसके बाद ये जो एक्सिलरी वाइंडिंग है वो कट हो जाती है और यहाँ से वापस केवल मेन वाइंडिंग पर ही हमारी मोटर ऑपरेट होती है और सिंक्रोनस स्पीड तक पहुँच जाती है। फाइनली एनएस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार ये मोटर काम करती है और एप्लीकेशन आप लोगों को पढ़ लेना है बुक में से। इसका एप्लीकेशन वही करेंगे जहाँ पे हमें स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। तो फ्रेंड ये स्लिप फेज या रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर थी। अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच।